नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। आज बात करेंगे कि कैसे दोस्त दुश्मन हुआ, कैसे जो हाथ में हाथ डालकर पार्टी का काम किया करते थे, आज वो आंख भी मिलाने को तैयार नहीं। और इन बातचीत में करने के लिए मेरे साथ होते हैं थिंक 360 के सरपंच प्रदीप बिदावत जी। अपने बिजी स्केड्यूल से प्रदीप जी हमारे लिए समय निकाल कर आए हैं, तो क्यों नहीं पूरा समय को निचोड़ा जाए और बात की जाए। तो प्रदीप जी, हमेशा की तरह स्वागत करना जरूरी है, चाहे घर की बात है, स्वागत होगा। प्रदीप जी, आज का प्रश्न है, चूरू है क्या, और क्या समस्या है चूरू की, क्यों ये द्वंद लड़ा हुआ है जिसकी आवाज दिल्ली के गलियारों तक गूंज रही है, क्या है चूरू? देखिए, चूरू क्या है कि एक ऐसा इलाका है राजस्थान में, सबसे सूखा इलाका, सबसे कम वन कहीं है, सबसे कम इंडस्ट्री कहीं है, सबसे कम सिंचाई वाली खेती कहीं है। दुनिया में दुबई एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई नदी नहीं है। तो राजस्थान में चूरू एकमात्र एक ऐसा जिला है जहां कोई नदी नहीं है, सूखा इलाका है। तो यहाँ राजनीति बड़ी अलग तरीके की है। मुझे कभी कभी लगता है प्रदीप जी कि वो कहते हैं ना कि सूखा, जो जैसे होता है ना कि अधरी गगरी छलकत जाए, जैसे होता है गगरी छलकत जाए, जैसे माफ कीजिएगा अर्धो घटो घोष मपेति नूनम, संस्कृत में कहेंगे उसको। तो वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं है फिर भी इतना शोर है, इतना शोर, कारण क्या है पॉलिटिक्स? पहले आप हमारे दर्शकों को सुनिए, क्या है वहां की पॉलिटिक्स। देखिए, एक तो बेटे वाला किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक यहाँ के गीतकार हुआ करते थे पंडित भरत व्यास, चूरू के, बागला स्कूल में पढ़े चूरू की। तो चूरू में क्या लीजेंडरी लोग बहुत हुए हैं जो लिखने पढ़ने वाले लोग, जिनमें खेमचंद प्रकाश एक संगीतकार हुए हैं चूरू जिले के सुजानगढ़ के, जिन्होंने लता मंगेशकर और मदन मोहन दोनों को पहला ब्रेक दिया। अच्छा। रेशमा, जिसका नाम आपने सुना होगा, 4 दिनों दा प्यार हो वो चूरू की। हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे बड़े, गीता प्रेस गोरखपुर वाले, गोयनकास, भरतिया, ये बड़े सेठ हुए हैं और बड़े लिखने वाले लोग हुए हैं। उसमें पंडित भरत व्यास भी एक थे, और उसमें एक व्यक्ति आपके सामने भी बैठा है जो चूरू में पैदा हुआ। हाँ, पंडित जी भी चूरू से आते हैं। क्या है कि पंडित भरत व्यास का बेटा उनसे नाराज होके चला गया। नाराज होके चला गया, बोले कि कोई बात हो गई, युवा बेटा था। पिता सदमे में आ गए। तो कोई गीत लिखवाने के लिए उनके पास आए निर्देशक और बोले कि हमारे लिए गीत लिखो, तो नाराज होकर भगा दिया। तो पंडित जी की पत्नी बोली कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो भगा कैसे रहे हैं, अपना काम है, बेटा आ जाएगा, कोई बात। तो उन्होंने गीत लिखा पंडित भरत व्यास ने, जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में कोई राज है। बेटे के लिए लिखा हुआ गीत, बेटा नहीं आया। फिर उन्होंने एक और गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा संगीत तुझे में। और वही पंडित भरत व्यास जिनका लिखा हुआ एक गीत, ए मालिक तेरे बंदे हम, पाकिस्तान में लंबे समय तक प्रार्थना रही। तो पिता और बेटे का प्यार जो है इस कहानी पे है। राजेंद्र राठौड़ का पराक्रम राठौड़ से प्यार, राम सिंह कसवां का राहुल कसवां से प्यार, ठीक है। राम सिंह कसवां के पिता दीपचंद कसवां का राम सिंह कसवां से प्यार। तो पिता पुत्र का जो प्रेम है वो बढ़ते बढ़ते आके और ये इस तरह की कहानी में आ गया है सीधे तौर पे। अब अगर आप देखें, दीपचंद कसवां जो कि विधायक हुआ करते थे निर्दलीय, राम सिंह कसवां ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन जीते नहीं। राजेंद्र राठौड़ जो कि 1980 में पहला चुनाव बनी पार्क से लड़ते हैं। राजेंद्र राठौड़ बेसिकली चंद्रशेखर के चले थे, जिनकी आज जयंती आज अपन बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, बलिया से रहे, बलिया के बाबू साहब। चंद्रशेखर की सदारत में राजनीति की सीढ़ियां राजेंद्र राठौड़ आगे बढ़े, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 80 में बनी पार्क से चुनाव लड़ते हैं और 2500 वोट भी नहीं आते राजेंद्र राठौड़ के। वो राजेंद्र राठौड़ जो आज एक बीजेपी के कद्दावर नेता है। देखिए, शुरुआत कभी कभी राजनीति में बहुत छोटी भी हो सकती है, एग्जाम्पल है राजेंद्र राठौड़ जैसे, और चंद्रशेखर का हाथ था उनके ऊपर। 85 में राजेंद्र राठौड़ जनता दल से चुनाव लड़ते हैं चूरू जाके। देवी सिंह भाटी का एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ मेरे पास आया और ये कहा कि पॉलिटिक्स में, तो बोले आप अपने गांव जाके लड़िए चुनाव, गृह क्षेत्र में जाके लड़िए, होप सिकनेस, नॉस्टैल्जिक, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक। तो राजेंद्र राठौड़ चूरू जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ का गांव वैसे सदारसर विधानसभा क्षेत्र में, चूरू जिले की, हरपाल सर उनका। तो राजेंद्र राठौड़ जाते हैं चूरू, 85 में भी चुनाव नहीं जीत पाते, हमीदा बेगम के सामने चुनाव हार जाते हैं। फिर 90 में राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीतते हैं विधानसभा का चूरू से, हमीदा बेगम को हरा के, और राम सिंह कसवां निर्दलीय चुनाव हार जाते हैं 90 में। लेकिन अब क्या है कि 89 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वो अभी जैसे बीजेपी कह रही है ना, 25
कि सीटें जीतेंगे। हाँ तो 84 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें कांग्रेस जीती थी, बिल्कुल, और 89 के चुनाव में 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई। ठीक है, तो राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में कुछ भी संभव है। ये वो स्टेट है जहां देश का पहला दल बदल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये वो स्टेट है जहां कांग्रेस को पहली चुनौती देने वाली महिला नेता मिली, गायत्री देवी। बिल्कुल ठीक है, तो यहां एक अलग तरह का, और ये पहला स्टेट है जहां अविश्वास प्रस्ताव आया मुख्यमंत्री के खिलाफ, जय नारायण व्यास हटा दिए गए, है ना। तो पॉलिटिकली आप अगर इसको कमतर आनते हैं तो कम नहीं है स्टेट हैपनिंग्स के हिसाब। बिल्कुल, भले सीटों के अब से देखा जाए तो ये राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, लेकिन राजनीतिक जितनी यहाँ पर चहल पहल रहती है वो अपने आप में खबरों का एक मुख्य कारण रहा है। तो प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने बताया पूरा हमको, बेसिक से मैं शुरुआत करेंगे कि इस वक्त लोकसभा सीट में चुरू में 2 कैंडिडेट है। पहले बीजेपी के रहे राहुल, जो अब कांग्रेस में आ चुके हैं, और अब बीजेपी के से देवेंद्र है। क्या है बेसिक पॉलिटिक्स राहुल का जाने का, क्या कारण आपको पहले लगता है कि राहुल क्यों कांग्रेस में गए? आप पहला जी जी, देखिए ये क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि राम सिंह कसवा को जब वो बात मैं कंप्लीट कर दूं पहले। बिल्कुल। तो कांग्रेस जो है वो 25 की 25 सीटें हार गई, उसमें 24 सीटें चंद्रशेखर, वीपी सिंह और ये जो गठबंधन बना देवीलाल जी का, है ना, तो पहला कम्युनिस्ट उस वक्त जीता एमपी। अभी भी सीकर से कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं, अमरा राम। उस समय बीकानेर से शौकत सिंह मक्का सर चुनाव जीते थे, बीकानेर पड़ोसी सीट चूरू की। 77 तक चूरू और बीकानेर एक सीट थी, और यहाँ 77 तक एक ही विधायक रहा, नहीं एक ही सांसद बनते रहे। कौन? महाराजा करणी सिंह। करणी सिंह लगातार जीतते रहे, लास्ट चुनाव में मार्जिन कम हो गया तो फिर उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। बीकानेर चूरू अलग हो गई। चूरू से 89 के अंदर यहाँ से बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो फिर लोकदल में आके चरण सिंह वाले में उसमें चुनाव जीते थे। तो 90 में राजेंद्र राठौड़ को, 90 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी की सरकार बनी। ठीक है, इससे जनता दल की मदद से, जनता दल के नेता हुआ करते थे जगदीप धनखड़, जो भी उपराष्ट्रपति, और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनते। कांग्रेस विधानसभा में हार गई 90 वाले। राजेंद्र राठौड़ जनता दल के विधायक हुआ करते थे उस वक्त। लेकिन आप ये देखिए 91 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो वो 25 की 25 सीटें कांग्रेस हराने में इसलिए सक्षम रही कि जाट राजपूत समन्वय हुआ। कल्याण सिंह कालवी प्लस नाथूराम मिर्दा, भैरव सिंह शेखावत प्लस कुंभाराम आर्य और उनकी टीम, और सारा मिलके चौधरी चरण सिंह, और सबने मिलके चौधरी चरण सिंह प्लस चंद्रशेखर, यह एक अच्छा, चौधरी देवीलाल वगैरह, उन्होंने मिलकर एक अच्छा सा, देवीलाल प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, तो यह एक अच्छा सेटअप बना। अब क्या होता है 91 में एक निर्दलीय जो बागी परिवार था, दीपचंद कसवा का परिवार, उसके बेटे राम सिंह को कांग्रेस, बीजेपी जो है वो टिकट दे देती है। कांग्रेस से राजपूत प्रत्याशी था सामने, कौन? जो 1984 में एमपी रहे थे मोहर सिंह, उनके बेटे जयसिंह राठौड़। तो ये पहला उदाहरण रहा कि यहाँ जयसिंह राठौड़ को कहा कि आप चुनाव जीत गए। जयसिंह राठौड़ हमारे पास आए भी थे और उनको एक प्रमाण पत्र भी दे दिया, शपथ भी दिला दिया, सब उन्होंने बताया जैसा उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए। तो एक फोन गया भैरव सिंह शेखावत के पास कि मार्जिन बहुत कम है, रिकाउंटिंग करवाई जाए। रिकाउंटिंग में जयसिंह को 168 वोटों के आसपास चुनाव हराया हुआ बता दिया, और वो सीट कौन जीतता है? राम सिंह कसवा। और राजेंद्र राठौड़ पे आरोप लगा कि राजेंद्र राठौड़ ने वो गेम सेट किया था जनता दल में रहते हुए। जनता दल से मोहम्मद माजिद आजाद लड़ रहे थे उनकी पार्टी के, लेकिन 50,000 वोट ही आए। चूरू की 8 विधानसभा, जो भी विधानसभा सीटें थी उसमें से 2 जनता दल के विधायक थे, राजेंद्र राठौड़ थे, भंवरलाल शर्मा थे। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ विशाल कि वो चुनाव जयसिंह राठौड़ हार गए। तो जयसिंह से कहानी शुरू जयचंद तक आई। राजेंद्र राठौड़ जब तारानगर का चुनाव हारे और उन्होंने जयचंद होने का आरोप लगाया राहुल कसवा पे, तो यह राहुल कसवा इसलिए खड़े हुए, कांग्रेस में चले गए, क्योंकि उनपे आरोप लगाया कि इन्होंने पार्टी को हराया है। दूसरी वजह यह रही कि वो वसुंधरा खेमे के हो गए, जहां यहाँ दारा सिंह एनकाउंटर होता है उसके बाद राम सिंह कसवा और राजेंद्र राठौड़, जो राम लक्ष्मण की जोड़ी मानी जाती थी, वो अब आमने सामने खड़ी हो गई। इनके कुछ ऑडियोज भी आए राजेंद्र राठौड़ को हराने के लिए। तो राजेंद्र राठौड़ 10वां चुनाव लड़ रहे थे कुल जमा, और ये पहली बार जाट प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ा। अब तक राजेंद्र राठौड़ अल्पसंख्यक के खिलाफ ही लड़ते रहे, तो मुस्लिम के खिलाफ, जैन के खिलाफ, वैश्य के खिलाफ। तो अब पहली बार राजेंद्र राठौड़ का जाटों से मुकाबला हुआ। राजेंद्र राठौड़ अब तक जाटों से सपोर्ट लेके चलते थे। राम सिंह कसवा अगर उनसे दूर हो गए 14 में, तो उन्होंने हरलाल सारण को, जो कि 13 में कैंडिडेट, 8 में कैंडिडेट बनाया था चूरू से, खुद तारानगर गए थे, तो तारानगर को उसमें चंद्रशेखर बैर के सामने लड़े थे। तो यह स्थिति यह रही कि राजेंद्र राठौड़ के हारने के कारण यहाँ पे एक माहौल खड़ा हुआ कि राम सिंह कसवा के बेटे राहुल कसवा, जो कि दूसरी बार सांसद थे, उन्होंने बीजेपी के साथ भीतरघात किया, और उसमें नाम वसुंधरा राजे का भी आया। क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अगेंस्ट वसुंधरा राजे हैं, वसुंधरा राजे से जुड़े हुए तमाम लोग
चाहे वो आप देवजी पटेल जालोर में देख लीजिए, चाहे वो राहुल कसवां देख लीजिए, उनके टिकट काटे गए, भेज दिए गए, टिकट काट दिया गया, क्योंकि राहुल कसवां युवा है। राहुल कसवां के परिवार को टिकट कोई 1 दर्जन बार मिल गया, उनके फादर खुद 5 बार विधायक सांसद रह गए, तो वो खुद सांसद है 2 बार, 25 साल से परिवार सांसद है, इनकी मदर जिला प्रमुख रही, विधायक रही। तो ये है कि हमारी एक पॉलिटिकल लिगेसी जारी है, तो उनके लिए उम्र उनके साथ है, और एक गेस्चर है उनके पास, तो वो खड़े हो गए। नहीं प्रदीप जी, मैं पढ़ रहा था कुछ अखबारों में, प्रमुख अखबारों में लिखा था कि राहुल का कहना है कि हमें भैरव सिंह शेखावत राजनीति में लाए, हाँ, और आज इतने साल 35 से 40 साल के बाद आप हमें एकदम से कह देंगे कि हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर मैंने उसमें आगे उनसे पूछा गया, तो आपको क्या लगता है पब्लिक आपको एक्सेप्ट कर लेगी, आपकी इस पार्टी चेंज करें? तो राहुल का कहना है कि पब्लिक को पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आदमी से फर्क पड़ता है। तो आपको क्या लगता है इस तरीके से दल बदल जब होते हैं, वो भी एक युवा, अकेले राहुल कसवां क्या कर रहे हैं? ज्योति मिर्धा ने नहीं किया यहाँ पे, लेकिन ज्योति मिर्धा भी तो बीजेपी में गई है, महेंद्रजीत मालवीय बांसवाड़ा में चले गए, उम्मीदवार आरएलपी छोड़ के भाजपा में कांग्रेस में चले गए। तो ये बेसिकली प्रहलाद गुंजल कोटा में सत्ता का चरित्र है, ये इनके प्रकार सत्ता रहनी चाहिए। बिल्कुल, माइक रहे माला रहे और 2-4 चमचे और आला रहे, वही है। माइक रहे माला रखे, एक में जोड़ देता हूँ सिंहासन बना रहे। ये बिल्कुल है। अच्छा प्रदीप जी, क्या लोग लगातार कह रहे हैं कि फाइट राहुल वर्सेस देवेंद्र नहीं है, राहुल वर्सेस राठौड़ है, क्योंकि देवेंद्र की कसबा वर्सेस राठौड़ है। लगातार कह रहे हैं कि देवेंद्र तो सिर्फ आगे है, लड़ राजेंद्र रहे हैं। ये किस्सा चल रहा है कि बीजेपी ने एक नारा दिया कि चूरू में देवेंद्र, केंद्र में नरेंद्र, तो लोगों ने डाला बीच में राजेंद्र। ये तो बहुत ही एक यूनिक हो गया। तो यह चल रहा है चूरू में, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, बेसिक बॉर्न होने के कारण चूरू वहीं खड़ा है, या वहां से कहीं पीछे खड़ा है जब ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। इसके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हुए। आप ये देखिए कि आप चूरू में डबल लेन हाईवे कहीं नहीं देखेंगे, सिंगल लेन ही ज्यादातर देखेंगे, और चूरू में कहीं कोई प्रभावी रोजगार नहीं है। लोग माइग्रेट बहुत करते हैं, यहाँ से आसाम जाते हैं या जाते हैं खाड़ी देशों में मजदूरी करने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियंस ने कभी, यहाँ बहुत बड़ा डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो आप सोलर बाड़मेर में आ सकता, तो चूरू में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कभी प्रयास नहीं की। क्या कारण समझते हैं, राजनीति या फिर लोगों की? चाहे वो राजेंद्र राठौड़ रहे हो, चाहे राम सिंह कसवां रहे हो, अब आपस में राइवलरी होगी, लेकिन एक एक व्यक्ति के आने के बाद, या भंवरलाल शर्मा रहे हो, तो बड़े लोग जब राजनीति में आते हैं उनको लगता है जो डेवलपमेंट और मुद्दे उनके लिए छोटे हो जाते हैं, व्यक्ति बड़ा हो जाता है, मुद्दे छोटे हो जाते हैं। तो यह जैसे कि राम सिंह कसवां के बाद में और कोई जाट नेता बीजेपी में डेवलप नहीं हुआ, उसी तरह से राजेंद्र राठौड़ के बाद कोई राजपूत नेता बीजेपी में डेवलप नहीं हुआ। होने ही नहीं दिया, ये हुए क्यों ही होने देंगे? पॉलिटिक्स का तो ये सिद्धांत है, सीधे अपनी चलती रहनी चाहिए दुकान। क्योंकि सतीश पूनिया भी चूरू के हैं, लेकिन सतीश पूनिया चूरू की पॉलिटिक्स कर नहीं पाई। यही सतीश पूनिया जिन्होंने एक पत्र जारी किया था राम सिंह कसवां और राजेंद्र राठौड़ दोनों के खिलाफ, जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे आज से 20-22 साल पहले, भस्मासुर जैसे आरोप भी लगाए थे। तो ये खेद है चूरू का, और चूरू की चकल्लस है, गुगली है, जो कि पॉलिटिक्स में अलग तरीके से देखी जाती है। डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ निश्चित तौर पे, लेकिन यहाँ जनता के मूड में, जनता की बातचीत में ह्यूमर बहुत है। गिरने नहीं देते। हाँ बिल्कुल, वो तो 100 लेते हैं, वॉलीबॉल जैसे आती तत्काल उठा लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है। जैसे क्रिकेट में आपने बाउंसर छोड़ दिया, यहाँ छोड़ने का काम नहीं। शुरू में आया नहीं कि गया नहीं, आए राम गया राम। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा, हमने बात कर रहे थे तो एक मुद्दा, मैंने जितना राजस्थान की राजनीति को थोड़ा बहुत समझा है, राजनीति के एक छात्र होने के नाते, कि जातीय समीकरण एक बहुत होता है। कई बार क्या होता है, कास्ट फाइट भी होती है, जैसे बहुत लंबे जाट वर्सेस राजपूत की लंबी चली, तो चूरू में ये दोनों ही जाट है, राइट? तो अब अगर ये दोनों जाट लड़ रहे, राहुल और देवेंद्र दोनों ही जाट कम्युनिटी से आ रहे, वो लड़ रहे, तो क्या लगता है वोट बटेगा, किस तरह हवा चलेगी, किसको फायदा? कोई निर्दलीय अगर खड़ा हो तो उसको मिलेगा, क्या आप समझते हैं? जी, इसको ऐसे देखिए कि तारानगर का जो चुनाव देश में, उसमें राम सिंह कसवां परिवार पे खुला आरोप है। उन्होंने कहा जाति की ओर देखो, पहली शुरुआत उन्होंने की। कि साहब नरेंद्र बुडानिया, जो कि राम सिंह कसवां के सामने चुनाव लड़ते रहे, एक समय में लड़ते रहे लगातार, बिल्कुल, अब जाति को जिताओ, ठीक है। तो वो शुरुआत कसवां परिवार की ओर से हुई बताई। इधर राजेंद्र राठौड़ के लिए कहा गया कि एक धक्का और देना है, इनको अब खत्म करना है। देवेंद्र झाझड़िया जाति की बात नहीं कर रहे, वो सॉफ्ट और अपने एक नेशनल आइकॉनिक, उनका नीचे भी ऐसा है, हम मिले देवेंद्र जी। हाँ, अभी तक पॉलिटिशियन नहीं हो पाए हैं ना, वो रच नहीं पाए हैं। शुरू में जब आता है नया बच्चा,
तो वो बिल्कुल सत्य होता है, नंग धड़ंग, बिल्कुल कोई तरह का आवरण नहीं होता, ये तो बाद में चढ़ती है, सत्ता का रंग बाद में चढ़ता है। तो अभी तक देवेंद्र झाझड़िया पे वो रंग चढ़ा नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि भाई हमें, तो कास्ट वाला मामला है, यहाँ का जो जाट है, कुछ जाट कम्युनिस्ट हैं, बड़ी संख्या में कम्युनिस्टों को वोट मिलता है ठीक ठाक ओके। से। और चूरू की 2 सीटें हनुमानगढ़ जिले की, जहां कम्युनिस्टों का प्रभाव है, एक तो विधायक भी रहे बलवान पूनिया, इस बार थोड़े से मार्जिन से आगे। हनुमानगढ़ जहाँ बेनीवाल का जहाँ ज्यादातर वैसे मिलेगा हाँ, प्रभाव। हनुमानगढ़ जो है वहां पे बलवान पूनिया विधायक रहे हैं। हनुमानगढ़ की 2 सीटें नौहर और भादरा चूरू लोकसभा का हिस्सा है। ठीक है। चूरू में एक आरक्षित सीट है सुजानगढ़। चूरू में हुआ क्या, राहुल कसवा के टिकट कटने का एक कारण ये भी रहा कि 8 विधानसभा में से 2 ही भाजपा जीत सकी, एक बसपा जीत गई, जो अब शिवसेना हो गई। तो कास्ट वाला एंगल राजपूत पे बात आई है, तो शिवसेना से जो अब विधायक होंगे, या बसपा जिन्होंने टिकट लड़के चुनाव लड़ा, दूसरी बार जीते, वो जो मनोज न्यांगली, वो भी अब अपने वोट बैंक के साथ अगर इधर आते हैं, क्योंकि उनका दलितों में बड़ा प्रभाव है। सादुलपुर इनकी मूल सीट रही है कस्बा परिवार की विधानसभा की, चाहे वहां दीपचंद लड़ते रहे, चाहे कमला कस्बा वहां से विधायक के लिए राम सिंह भी चुनाव लड़े हैं। तो उस जगह पे पर्टिकुलरली जाति जो है, अब राजपूत एक तरफ है, राजपूतों ने रतनगढ़ की सीट पे इस बार ब्राह्मण को वोट नहीं देके जाटों को दिया कि जाट कहीं घात नहीं करते तो तारानगर में। तो अब जो है वो स्थिति अलग है, देखना है कि क्या होता है। और कांग्रेस में जहां मनोज कुमार मेघवाल की नई राजनीति उभर रही है उनके पिता की डेथ के बाद, अनिल शर्मा की उनके पिता के निधन के बाद नई राजनीति उभर रही है, वो बीजेपी से इंपोर्टेड एक नए नेता को कैसे स्थापित होने देंगे, ये इंटरनल राइवलरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण वोट बैंक अनिल शर्मा के कारण कांग्रेस में है, वो अनिल शर्मा राहुल कसवा के लिए कितना मूव कर पाएंगे, क्योंकि रतनगढ़ की सीट ब्राह्मणों ने 1962 के बाद पहली बार गंवाई है। नहीं, और मैंने ये भी देखा प्रदीप जी, जब भी बीजेपी में पैराशूट एंट्री होती है तो उनके लोकल जितने भी नेता है उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा देख ले कांग्रेस से आए, तो उनका कहना है कि आप बाहर वालों को ही बनाते। ब्रजेश पाठक देख ले यूपी में डिप्यूटी सीएम बनाया। उसके अलावा कई ऐसे नेता है, आप सम्राट चौधरी देख लीजिए बिहार में, लगातार ऐसे कई नेता है जो पैराशूट एंट्री लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को तकलीफ देती है। वो एकोमोडेट होने की कई बार ऐसा होता है कि अकोमोडेट कर भी पाते हैं, जैसे भजन लाल जैसे को मौका दे कि ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सिर्फ पैराशूट एंट्री कोई नहीं, हम लोग लास्ट लाइन तक के लोगों को देख रहे हैं। तो बीजेपी का इकोसिस्टम तो हम सभी जान रहे हैं कि वहां पर आप कितने भी स्ट्रांग हो, चलती आखिर में कुछ ऊपर के लोगों की है, सिस्टम की चलती है। तो ये है, लास्टली मैं बस इस पे हम एंड करना चाहेंगे कि आप चुरू के आ रहे हैं, विकास आपने बताया, पॉलिटिकल राजनीति समझ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी अगर देवेंद्र झाझड़िया वहां से जीतते हैं या फिर राहुल जीतते हैं, तो आप अभी क्या सोचते हैं कि आने वाले नेक्स्ट टाइम 5 साल में चुरू में क्या बदलाव की उम्मीद आपको लगती है? देखो, वादे तो दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देवेंद्र झाझड़िया को उन्होंने एक आइकॉनिक टिकट दिया है कि वो शरीर से दिव्यांग है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने ओलंपिक में 2 गोल्ड लिए हैं, 1 सिल्वर, अर्जुन अवार्डी सम्मानित है। हाँ। तो देवेंद्र झाझड़िया अगर सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं तो उसी तरह से जैसे तीसरा गोल्ड जीतने के लिए जा रहे थे, और यह है कि पहली बार हैट्रिक लगेगी ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, लेकिन श्रीलंका वाला उनसे लंबा फेंक गया इस बार, तो देवेंद्र झाझड़िया रह गए। तो देवेंद्र झाझड़िया इस चुनाव में अगर सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स में आ गए तो फिर राहुल कसवा लंबा फेंक जाएंगे भाला, और वही है, फेंक जहां तक भाला जाए, ठीक है, द्वंद कहां तक पाला जाए। तो द्वंद हमें नहीं पालना है, राजनीति चलती रहेगी, उनकी यही काम धंधा है, हमारा काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। ऊपर कितनी भी धुंध जम जाए, हमारा काम है उसे साफ कर देना। साफ हमने कर दिया है कि जातीय समीकरणों से ऊपर उठे, सही गलत की आप तय करें, सोचे समझे और वोट जरूर करें। और इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए, अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।